हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि इंट्रॉन्स के फंक्शन के बारे में, कि इंट्रॉन्स के क्या क्या फंक्शन है। और बेसिकली उसके वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ 3 ही फंक्शंस के बारे में अच्छे से एलाबोरेटेड वे में बताऊँगी। क्योंकि नेचर में कुछ चीज़ अगर प्रेजेंट थी पहले से ही, कुछ चीज़ अगर है और बाद में वो रिमूव हो गई है, तो किसी कारणवश वो प्रेजेंट थी, है ना। देयर हैज़ टू बी सम फंक्शन जिसके वजह से वो वहाँ पे थी। तो वही इंट्रॉन्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये इंट्रॉन्स जो होती है, ये इंट्रॉन्स जो नेचर में, ठीक है, जो अवेलेबल हमें दिखती है इनिशियली, जो प्रोसेसिंग के पहले हमें जो इंट्रॉन्स दिखती है, वो इंट्रॉन्स एक्चुअली उसका वर्क क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रॉन्स का डेफिनेशन देखना होता है। इंट्रॉन्स हम किसे कहते हैं? क्या इंट्रॉन्स हमेशा नॉन कोडिंग होती है? क्या हमेशा नॉन कोडिंग होती है? नहीं, इंट्रॉन्स कभी कभी नॉन कोडिंग भी होती है। मैक्सिमम टाइम, एक्चुअली मैक्सिमम टाइम ये नॉन कोडिंग होती है, और कभी कभी ये कोडिंग भी हमें देखने को मिलती है। सो क्या इंट्रॉन्स का डेफिनेशन क्या माना जाएगा ऐसे केस में? तो ऐसे केस में हम ऐसे ये बोलेंगे कि इंट्रॉन्स वो पोर्शंस होती है जो प्रोसेसिंग के बाद, सपोज ये mRNA है, प्री mRNA है, प्री mRNA के प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा mRNA बनता है, जो हमारा मेच्योर mRNA बनता है, ठीक है। प्री mRNA में कुछ पोर्शन था जो बाहर निकल गया, डेट इज इंट्रॉन, उसे हम कहेंगे कि वो रहा इंट्रॉन। मतलब हम क्या कहेंगे कि वो पोर्शन ऑफ प्री mRNA जो डिलीट हो जाता है, जिसे हम स्प्लाइस आउट कर देते हैं, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद मेच्योर RNA बनता है, उसे ही हम इंट्रॉन कहते हैं। वो पोर्शन, जैसे कि मेच्योर RNA में हमारा इंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो पोर्शन जिसे हम प्री mRNA से बाहर निकाल के मेच्योर mRNA बनाते हैं। तो ये होगी प्रॉपर एक डेफिनेशन इंट्रॉन का। अब ये इंट्रॉन होने के बाद हमें यहाँ पे कुछ जो फंक्शंस होती है वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है कि ये सब क्या है, मतलब क्यों। अब देखिए, इंट्रॉन्स का ये सीन होती है, क्या प्री mRNA से जब मेच्योर mRNA बनता है, तो क्या 100 फॉर एग्जांपल ये कोई जीन था, यहाँ पे इंट्रॉन्स था, यहाँ पे इंट्रॉन्स है, कोई mRNA था, प्री mRNA, तो क्या यहाँ पे जो mRNA एकदम पूरा परफेक्टली पिंक पॉइंट यहाँ पे कट होके स्प्लाइस आउट होके हमें प्रॉपर मेच्योर RNA मिलती है? नहीं। ऐसा मेच्योर mRNA मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एकदम एक्यूरेसी के साथ तो नहीं होती। कभी कभी थोड़ा पोर्शन जो होती है, इधर का थोड़ा पोर्शन रह जाता है, इधर का थोड़ा पोर्शन रह जाता है, थोड़ा 1-2 न्यूक्लियोटाइड जो होती है हमें इंट्रॉन्स की भी मेच्योर mRNA में देखने को मिलती है। एकदम पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ नहीं होती है, ठीक है। तो इंट्रॉन्स अभी ये है, तो इंट्रॉन्स प्रेजेंट क्यों थी इन द फर्स्ट प्लेस, कि इंट्रॉन्स का प्रेजेंस ज़रूरी क्यों था? तो वही ज़रूरी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वही ज़रूरी चीज़ हमारा यहाँ पे क्या पे कंसिडर आ जाएगा, फंक्शंस ऑफ इंट्रॉन्स पे वही ज़रूरी चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट वाइज करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं कि इंट्रॉन्स हेल्प क्रिएट प्रोटीन डाइवर्सिटी। सो जो इंट्रॉन्स होती है वो प्रोटीन में डाइवर्सिटी क्रिएट करने के लिए हेल्प करती है। सो प्रोटीन की डाइवर्सिटी से आपको क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आएगा कि mRNA से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और जब mRNA से प्रोटीन बनती है तो आपको पता होगा कि कुछ स्प्लाइसिंग जो भी है वो इवेंट्स होती है, ठीक है। सो ये हमारा रहा प्री mRNA हो गया ये हमारा, ठीक है। और ये प्रोसेसिंग के बाद इसमें स्प्लाइसिंग हो गया, बहुत कुछ हो गया। होने के बाद हमारा यहाँ पे क्या हो गया? मेच्योर mRNA मिला, ठीक है। तो इस दौरान हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो कुछ थोड़े बहुत इंट्रॉन्स थे वो रिमूव होके हमें क्या मिल गए? वो हमें मेच्योर mRNA मिल गया। ये रहा हमारा इंट्रॉन्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब आप स्प्लाइसिंग पढ़ते हैं, स्प्लाइसिंग में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत टाइप के स्प्लाइसिंग्स हम देखने को मिलती है। सो कभी कभी क्या होती है कि ये इंट्रॉन्स का ये वाला, जो मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो 3 प्राइम एंड है, ये शायद इसके साथ जाके वो बना ले एक्सॉन, सॉरी, ये वाला पोर्शन, ये ब्लू वाला पोर्शन एक्सॉन है, ये ब्लू वाला पोर्शन एक्सॉन है, ये रेड वाला पोर्शन इंट्रॉन है। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है वो कभी कभी इसके साथ जाके इसके साथ पेयर बना ले, क्योंकि स्प्लाइसिंग हो रही है। स्प्लाइसिंग तो नहीं है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ये इधर से कट होगा उधर से कट होगा। सो इसे अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। तो कभी कभी ये जाके इसके साथ मिलता है, ये जाके इसके साथ होती है, ये इसके साथ होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ
मतलब उसके बहुत सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलती है। तो जैसे ही वेरिएशन देखने को मिलेगी, पहला तो हमने मान लिया ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, यहाँ 4 टाइप्स के इंट्रॉन्स थे। सो कुछ कभी कभी क्या होगा कि कुछ जहाँ पे जो ये वाला पोर्शन जो पेयरिंग वाला था, ये वाला एक्सॉन, ये पहला वाला जो ए वाला जो एक्सॉन ब्लू वाले के साथ मिल गया, ठीक है। तो ए वाला और ब्लू वाला मिलने के बाद हमारा जो mRNA बना वो ए और बी बनेगा, ठीक है। सी हमारा गायब हो गया, हमें सिर्फ इतना पोर्शन मिला और इस पोर्शन में से ये इंट्रॉन्स गायब हो गए। फिर सिमिलरली हम ये भी देख सकते हैं कि ए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सीधा सी वाले पोर्शन के साथ कनेक्ट करेगा, ठीक है। ए वाला सीधा सी वाले के साथ कनेक्ट करेगा। तो ऐसा होने में क्या होता है कि हमें एक और ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, ऐसे करके ए और सी मिलेगा, ठीक है। फिर ऐसे करके एक और हमें वेरिएशन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, बी और सी मिल सकता है। ऐसे करके अब इमेजिन कीजिए कि बहुत सारा mRNA बना हुआ है, उसमें हमने बहुत ऐसे करके अलग अलग लेवल के पेयरिंग्स की हुई है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के वजह से, जिसके वजह से हमें ये सारी मैच्योर टाइप 1 मैच्योर RNA मिला, फिर टाइप 2 मैच्योर mRNA मिला, टाइप 3 मैच्योर mRNA मिला। ये तीनों टाइप के हमें मैच्योर mRNA मिला है। तो यही जब मैच्योर mRNA जब फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाएगी, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये फर्दर जो हमारा प्रोसेसिंग के लिए जाएगी, प्रोसेसिंग मतलब क्या, जब वो ट्रांसलेशन के लिए जाएगी, डेट मीन्स कि वो जब ट्रांसलेशन के लिए जाएगी तो हमें क्या, यहाँ पे अलग अलग वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। इसके वजह से हमें प्रोटीन एक अलग टाइप का वेरिएशन देखने को मिलेगा, दूसरा टाइप का प्रोटीन देखने को मिलेगा। फिर ये सेकेंड वाले के वजह से हमें दूसरा टाइप का प्रोटीन देखने को मिलेगा। सो ये थर्ड वाले के वजह से हमें एक तीसरा टाइप ऑफ प्रोटीन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक तीसरा टाइप ऑफ प्रोटीन हमें देखने को मिलेगा। सो देयर आर वेरिएशंस, हमें तीन टाइप्स के अलग अलग प्रोटीन के डाइवर्सिटीज देखने को मिले। तो इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है इंट्रॉन्स हेल्प क्रिएट प्रोटीन डाइवर्सिटी। यहाँ पे मैंने आपको स्प्लाइसिंग अच्छे से नहीं समझाया है, आई होप आपको ये क्लियर है स्प्लाइसिंग का कैसे हो रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है, आपको नहीं पता है स्प्लाइसिंग का, तो मुझे बता सकते हैं, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी स्प्लाइसिंग के ऊपर। तो आपको पता चल गया है कि इंट्रॉन्स ने क्या किया, प्रोटीन की डाइवर्सिटी क्रिएट करने में इसने हेल्प किया। अगर इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता, देखिए ओके, अगर इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होता तो क्या सीन होता, ऐसे करके एक mRNA स्ट्रैंड बनता, एक ऐसे करके mRNA बनता जिसमें सिर्फ एक्सॉन्स होते, और ये एक्सॉन्स यहाँ पे कोई स्प्लाइसिंग हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉन्स था नहीं। अगर इंट्रॉन्स नहीं था तो एक ही टाइप का प्रोटीन हमें रिजल्ट में देखने को मिलेगा। तो क्या ये प्रोटीन की डाइवर्सिटी, हमारे बॉडी में जो इतने सारे प्रोटीन है, क्या ये प्रोटीन की डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकती है? ऑब्वियसली नहीं कर सकती है, बिकॉज यहाँ पे स्प्लाइसिंग का वो इवेंट हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से हमें प्रोटीन में वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, इंट्रॉन्स हेल्प क्रिएट प्रोटीन डाइवर्सिटी। अब सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है, इंट्रॉन्स रेगुलेट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मैं इसको एक अलग जगह पे एक नए स्लाइड पे लिख लेती हूँ, ठीक है, ओके। सो इसमें बोला गया है इंट्रॉन्स रेगुलेट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब रेगुलेट मतलब क्या, जीन एक्सप्रेशन अगर कोई रेगुलेट कर रहा है, ये जानने से पहले आपको ना एक टर्म को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक टर्म डेट इज EJ C, दूसरा कलर, ठीक है, ओके। सो ये एक टर्म है, इस टर्म को हम कहते हैं एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको जब हम कहते हैं एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स, तो ये कब क्रिएट होती है, जब देखिए, जब हम स्प्लाइसिंग इवेंट कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे इंट्रॉन्स था, यहाँ पे बहुत सारे इंट्रॉन्स से जब स्प्लाइसिंग इवेंट कर रहे होते हैं, तो स्प्लाइसिंग इवेंट करते वक्त क्या होती है, बहुत सारे प्रोटीन्स आके यहाँ पे वर्क करती है। तो ड्यूरिंग दिस स्प्लाइसिंग इवेंट ना, ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स जो होती है ना, ये एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम, वो एक्सॉन के ही कहीं यहाँ पे अपस्ट्रीम, यहाँ पे कहीं पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सॉन है, यहाँ पे कहीं कहीं रह जाती है, ठीक है। और स्प्लाइसिंग का मेन मुद्दा ये भी है कि जैसे ही स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो गया, ये एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, और ये डिपॉजिट होने की वजह से क्या करती है, ये हेल्प करती है किसी प्रोटीन को, किसी mRNA को जो न्यूक्लियस है उधर से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा जो होती है एक्सपोर्ट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो स्प्लाइसिंग वाला इवेंट होती है,
ठीक है, और एक्सॉन जंक्शन कम्प्लेक्स होती है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, साइटोप्लाज्म में जाने के लिए वो हेल्प करती है। अब मेन चीज़ ये हो रही है कि अगर हमारे पास इंट्रॉन्स नहीं होता, अगर हमारे पास इंट्रॉन्स नहीं होता तो क्या हमें ये जो एक्सॉन जंक्शन, एक्चुअली मेरे ये जो लैपटॉप है ये थोड़ा सा बाबा आदम के ज़माने का है, तो थोड़ा सा इसमें जो रिकॉर्डिंग वाला है ना वो प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो इसलिए मैंने एक ऐप डाउनलोड की जिसकी वजह से मुझे सिर्फ 10 मिनट्स का ही रिकॉर्डिंग वो मिलता है, और इसीलिए मुझे छोटे छोटे क्लिप्स बना के सबको मर्ज करनी पड़ती। तो अभी इसीलिए अचानक से बीच में वीडियो कट हो गई क्योंकि 10 मिनट हो गया था। चलिए फिर मैं बताती हूँ यहाँ पे। तो आई होप आप समझ लिए हैं यहाँ तक। अब आगे मैं बताती हूँ। तो अगर यहाँ पे स्प्लाइसिंग इवेंट नहीं होती, अगर यहाँ पे हमारा इंट्रॉन नहीं होता, तो क्या ये एक्सॉन जंक्शन कम्प्लेक्स यहाँ पे आती? नहीं आती। और नहीं आती तो क्या होता, हमारा जो mRNA है वो साइटोप्लाज्म में नहीं पहुँचती, ठीक है। और ये एक्सॉन जंक्शन जो कम्प्लेक्स है ना, इसका और भी रोल है, ठीक है। और इसका रोल क्या है कि ये जो है ना, ये ट्रांसलेशन जो होती है, ये ट्रांसलेशन को एनहेंस भी करती है, ठीक है। ट्रांसलेशन को ये एनहेंस करती है, क्योंकि मतलब ये जो एक्सॉन जंक्शन कम्प्लेक्स जो होती है ना, वो सिग्नल दे रही होती है कि चलो ठीक है, हमारा प्रॉपर इवेंट हो गया है, कि चलो स्प्लाइसिंग वगैरह सब प्रॉपर हो गया है, अब तुम जाओ तुम ट्रांसलेशन करो। तो ये ट्रांसलेशन की क्या करती है, एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ठीक है। ये बताती है कि ये स्प्लाइसिंग हो चुकी है, प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है। और एक और बात आपको ये भी ध्यान देना है कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि ओनली वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशन। जीन एक्सप्रेशन का मेन जो कंपोनेंट होती है, मेन जो चीज़ हम पढ़ते हैं ना, इसमें हम mRNA से लेके पढ़ते हैं कि mRNA जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, कि ये जो इंट्रॉन्स है ये mRNA के ट्रांसक्रिप्शन में कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब mRNA के ट्रांसक्रिप्शन में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो मैं चलिए, तो ये रहा हमारा mRNA का स्ट्रैंड, ठीक है। तो आपको पता होगा कोई भी mRNA जो होती है उसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक एनहेंसर्स, ये सारे रेगुलेटरी प्रमोटर्स या फिर सीक्वेंस में कंसिडर करते हैं। कोर प्रमोटर्स या उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। एनहेंसर्स हो गया, फिर उसके बाद एक्टिवेटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो एनहेंसर्स होती है ये पोजीशन वो डिपेंडेंट नहीं होती है, जहाँ तहाँ हमें mRNA में देखने को मिलती है। तो क्या होती है ना कि कभी कभी ये mRNA है, तो यहाँ सपोज कुछ एनहेंसर्स है, ठीक है। आपको पता है एनहेंसर क्यों प्रेजेंट होती है? एनहेंसर प्रेजेंट होती है कि वो जाके ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। अगर एनहेंसर प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, डेट मीन्स कि वो क्या करेगा, वो ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, ठीक है। तो अगर ये एनहेंसर यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वो एफिशिएंसी करेगा। तो ये एनहेंसर्स क्या होती है, ये कभी कभी इंट्रॉन्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इंट्रॉन्स हो गया, ये इंट्रॉन्स में कभी कभी हमें देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं होता कि हमेशा हमें इंट्रॉन्स में देखने को मिलेगी। देखिए, अगर मैं इंट्रॉन्स की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स कि ये स्प्लाइसिंग से पहले की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग से पहले ऑब्वियसली हमें ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है। तो स्प्लाइसिंग से पहले अगर ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली एनहेंसर और इंट्रॉन्स, इनका कुछ तो रोल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एनहेंसर्स कभी कभी क्या होती है, इंट्रॉन्स में प्रेजेंट होती है। तो अगर इंट्रॉन्स में प्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे यहाँ पे हमें एनहेंसर देखने को मिलती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इंट्रॉन्स में हमें एनहेंसर यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि एनहेंसर यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। तो अगर एनहेंसर प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हमें रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा। तो अगर एनहेंसर इंट्रॉन में प्रेजेंट है, अगर एनहेंसर को हमें किसी वजह से हमें स्टॉप करनी है, तो आपको एक और टर्म पता होगा, यहाँ पे कुछ क्या होती है, इंसुलेटर्स होती है जो एनहेंसर को स्टॉप करती है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंसुलेटर्स है तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वजह से हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर दिया, जो एनहेंसर का फंक्शन था उसी को हमने इंट्रॉन्स का फंक्शन के साथ ओवरलैप कर दिया, है कि नहीं। क्योंकि इंट्रॉन्स एनहेंसर में प्रेजेंट हो सकता है, एनहेंसर इंट्रॉन्स में प्रेजेंट हो सकता है, तो इसीलिए हमने ओवरलैप कर दिया। तो ओवरलैप करने की वजह से एनहेंसर और इंट्रॉन्स ये दोनों ही रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इंट्रॉन्स रेगुलेट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो देखिए, अगर इंट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इंट्रॉन्स अगर एनहेंसर पे प्रेजेंट है तो वो ट्रांसक्रिप्शन की रेट को हाई कर देगा। अगर किसी वजह से इंट्रॉन्स के प्रेजेंट होने के बावजूद भी अगर हमने यहाँ पे कुछ इंसुलेटर्स देखा
यहाँ पे इंसुलेटर्स देखा जो एनहेंसर की एफिशिएंसी को कम करती है, तो इन्हीं इंसुलेटर्स के वजह से हमें क्या हो जाएगा, हमें ट्रांसक्रिप्शन लो देखने को मिलेगा। डेट मीन्स कि इंट्रॉन्स रेगुलेट करेगा, इंट्रॉन्स और एनहेंसर दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लिया तो इंसुलेटर्स दोनों के लिए ही सेम वर्क करेगा, ठीक है। और एक और बात यहाँ पे है कि मैंने आपको बताया कि एनहेंसर्स पोजीशन डिपेंडेंट नहीं होती है, उसको आप कहीं पे भी रख दो वो अपना काम कर देगी, लेकिन शर्त यह है कि वो प्रोमोटर्स उस पर वो वर्क करना चाहिए और बीच में इंसुलेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एनहेंसर अगर इंट्रॉन्स में हो तो भी वो काम करेगा, एनहेंसर अगर इंट्रॉन्स के बाहर हो तो भी वो काम करेगा, बस इंसुलेटर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से इंट्रॉन्स ने क्या कर दिया, हमारा जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया है, ट्रांसलेशन के लेवल पे भी उसने रेगुलेट किया और ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे भी इसने रेगुलेट किया। और तीसरा पॉइंट था इंट्रॉन्स कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको इससे समझ आ गई होगी इसमें क्या कहा गया है। अब इतना हमने देखा कि स्प्लाइसिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, तो ठीक है। इंट्रॉन्स कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए। देखिए ये हमारा एमआरएनए था, तो एमआरएनए अगर इस पर स्प्लाइसिंग हो गया, ये फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस में था और अगर इसमें स्प्लाइसिंग इवेंट डन हो गया, स्प्लाइसिंग इवेंट अगर डन हो गया तो ये बाहर चली जाएगी, है ना। ये हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा विथ प्रोसेस्ड एमआरएनए, दैट मीन्स कि मैच्योर एमआरएनए हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कभी कभी क्या होती है कि ये कंट्रोल करती है ट्रांसपोर्ट को, तो अगर हमने इंट्रॉन्स, अगर यहाँ इंट्रॉन्स में हमने अगर स्प्लाइसिंग नहीं हुआ, अगर इंट्रॉन्स वहाँ प्रेजेंट थी ही नहीं, अगर उसमें स्प्लाइसिंग हुई ही नहीं, तो क्या हम उसको प्रोसेस्ड एमआरएनए, क्या हमें बाहर मैच्योर एमआरएनए क्या हमें साइटोप्लाज्म में मिलेगी? ऑफकोर्स नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ स्प्लाइसिंग नहीं हो और स्प्लाइसिंग की वजह से उसने सिग्नल भी नहीं दिया कि चलो बाहर जाओ, तुम अभी एक्सपोर्ट हो जाओ, साइटोप्लाज्म में चले जाओ। मैंने आपको कहा था ना एक्सॉन जंक्शन कम्प्लेक्स के बारे में, उसी की वजह से यहाँ पे वो साइटोप्लाज्म में चली नहीं जाएगी। तो कभी कभी आपने ये भी अपने दिमाग में ये सिनेरियो, हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना सकते हैं कि किसी कारणवश मुझे अगर किसी प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में नहीं भेजनी है, किसी एमआरएनए को मुझे रोक देनी है, हम उसे न्यूक्लियस से ही आइसोलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वो प्रोटीन्स जो स्प्लाइसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रोटीन्स जो एक्सॉन जंक्शन कम्प्लेक्स में जो पार्टिसिपेट कर रही है, वो प्रोटीन्स को हम वहाँ पे रोक देंगे, उनको वहाँ से हटा देंगे, जिसके वजह से उसका एक्सप्रेशन रोक देंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जो इंट्रॉन्स होती है ना, वो एमआरएनए जो भी होती है ना, वो हमें बाहर नहीं जाएगी, वो इंट्रॉन्स एमआरएनए को न्यूक्लियस में ही रह देगी। दैट मीन्स कि अगर कोई इंट्रॉन है जो अनस्प्लाइज रह गया है, जिसपे स्प्लाइसोसोम वर्क नहीं किया है, वो क्या करेगी, वो एमआरएनए को न्यूक्लियस में ही रख देगी। न्यूक्लियस में रखने की वजह से वो क्या हो जाती है, ट्रांसलेशन को क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको ये तीनों टर्म समझ आ गया है कि क्या क्या कहा गया है। इंट्रॉन हेल्प्स टू क्रिएट प्रोटीन डाइवर्सिटी, कैसे वो अलग अलग अल्टरनेटिव जो लेवल्स ऑफ स्प्लाइसिंग होती है वो क्रिएट करती है, जिसके वजह से हमें प्रोटीन्स के वेरिएशंस देखने को मिलती है, प्रोटीन के वेरिएशन देखने को मिलती है, इसीलिए हम उसमें कहते हैं कि इंट्रॉन्स जो क्या करती है, प्रोटीन की डाइवर्सिटी क्रिएट करने में मदद करती है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट था इंट्रॉन्स रेगुलेट द लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हमने देखा कि कैसे EJC एक्सॉन जंक्शन कॉम्प्लेक्स के वजह से हमें ट्रांसलेशन पे हमें देखने को मिलेगा, रेट ऑफ ट्रांसलेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, वो देखने को मिला। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि ट्रांसक्रिप्शन जो होती है, ट्रांसक्रिप्शन पे भी ये रेगुलेट कर रही है, ठीक है। कैसे एनहेंसर की वजह से इंसुलेटर, वो द होल थिंग यू नो राइट नाउ, अभी आपको कंप्लीटली पता है उस चीज़ के बारे में। एंड इंट्रॉन्स कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, कैसे अगर कोई इंट्रॉन है जो अनस्प्लाइस रह गई, अगर स्प्लाइसिंग नहीं हुई, अगर इंट्रॉन्स प्रेजेंट भी नहीं हुई है, तो क्या होती है उसकी वजह से वो जो एमआरएनए जो होती है जिसमें स्प्लाइसिंग नहीं हुई होती है, वो क्या करती है, वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में नहीं जाते, एज ए होल ट्रांसलेशन नहीं हो पाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप आपको ये पूरी वीडियो में समझ आ गया फंक्शंस ऑफ इंट्रॉन्स। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, समझ आ गया, आप एक लाइक कर सकते हैं, मुझे सिग्नल मिल जाएगी कि चलो समझ आ गया किसी को। तो अगर कोई टाइप का सजेशन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं अगर कुछ भी डाउट है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, क्योंकि इट हेल्प्स मी अ लॉट इन मोटिवेटिंग मी, और मैं फ्यूचर इसी तरह से आपके वीडियोज़ लेके आऊँगी। So that's all for today. Thank you so much for watching, and keep preparing and keep studying. That's all. Thank you.